बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबू के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबरें, आज DGI SPR ने ब्रीफिंग दी, मीडिया ब्रीफिंग दी, जिसके तहत जो मेन पॉइंट्स हैं वो 5th जनरेशन वार की अगेन बात हुई कि किस तरह से जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की बात हुई, उसके साथ साथ जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला अफ़गानिस्तान है। हम ये समझ रहे थे कि जब अब अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत अशरफ गनी के बाद जो आने वाली हुकूमत है वो जब बनेगी, वो TTP को इस बात पे आमादा करेगी कि TTP एक पेज पे आ जाएगी और वो पाकिस्तान के हवाले वहाँ पे जितने दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। DGI SPR ने कहा है कि 9 दिसंबर के बाद का जो डेवलपमेंट है वो हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे। बॉर्डर पे बात हुई कि हमने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके, जबकि अशरफ गनी के हुकूमत के साथ हमारी नहीं बनती थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानते थे और जो नई हुकूमत है वो उसको शायद तस्लीम करने में हेजिटेट कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है या नहीं है। उसके साथ साथ ढील की बातें हुई कि डील किसके साथ हो रही है और ढील किसको दी जा रही है। तो उस पर भी DG साहब ने फरमाया कि ये एक इदारा है और पाकिस्तान में तमाम इदारे जिस तरह से इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं इस तरह से हमारा इदारा भी इंडिपेंडेंट काम कर रहा रहता है। महमूद और अयाज में जिसकी भी हुकूमत आ जाए उसके साथ सपोर्ट होती है। इन तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है। बैरिस्टर फ़ारूक ज़िया साहब हैं जो फार्मर हाई कोर्ट के जज हैं, सीनियर लॉयर हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे और ख़ास तौर पे जो इकानमी उस पर अबूर रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ अभी थोड़ी देर के बाद जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब होंगे। ख़ास तौर पे हम उनसे बात करेंगे जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमारे साथ PMLN से सिद्दीकुल फ़ारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जनरल साहब ने हमें अगर ज्वाइन किया है तो प्रोड्यूसर साहब मैं जनरल साहब के पास चला जाऊं। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। आज DG साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान पे बात हुई। आप क्या देखते हैं जनरल साहब, ये अफ़गानिस्तान में जो अभी सब कुछ हो रहा है ये हमारे लिए कितना डेंजरस है? देखिए, पहली बात ये तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी तो मैं उसके बाद उसमें रेफरेंस से कुछ नहीं कह सकता। राइट सर। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान जो है ना जी, वो अफगान हिस्ट्री निकाल लें, मैंने तो पता नहीं 320 BC से निकाली है। अफगान हैबिचुअल हैं अपनी गलती ना मानने के ऊपर, ख्वाह कोई भी गवर्नमेंट रही हो, तालिबान रहे हो या सिर्फ गनी रहा हो या कारज़ई या उससे पहले जाहिर शाह और जो भी लोग रहे हैं, इन्होंने हमेशा अपनी नलायकी कमजोरी को दूसरों के ऊपर लंप किया है क्योंकि उनके निज़ाम हुकूमत नाकाम रहा है। और अभी भी ये जो है बहाने तलाश करेंगे कुछ अरसे के बाद कि ये तो सब पाकिस्तान ने कर दिया। अब जहाँ तक ये जो बॉर्डर पर 2-4 वाकयात हुए, इनको थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए। ये जो अफगान तालिबान है या जो भी वहाँ पे हुकूमत है, ये एक मोनोलिथ या जिसको कहते हैं ना एक इंटीग्रेटेड निज़ाम हुकूमत फिलहाल नहीं है वहाँ पर। ये जो ग्रुप है, जो तालिबान का ग्रुप था, ये एक फ्रेंचाइज टाइप माहौल था। आप आए, आपने 10 सिपाही लेकर आए, आपने कहा जी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं आया, मैंने कहा मेरे पास 100 सिपाही हैं, मैंने ज्वाइन कर लिया। सो जबकि उसका नतीजा ये है कि इनके ऊपर एक स्ट्रक्चरल कंट्रोल नहीं है किसी का अफगानिस्तान में अभी तक। कुछ अर्से बाद अगर हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल नहीं है। और ये सारे जो थे ये एक आइडियोलॉजी पर इकट्ठे हुए थे। उसके 2 पहलू थे, एक ये कि जो ऑक्यूपेशन फोर्सेज है उनको निकाला जाए और दूसरा ये कि इमारात इस्लामी बनाई जाए, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम को एनफोर्स किया जाए लोगों के ऊपर। राइट। तो अब उन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो ये जो वाकयात 2-4 हो रहे हैं फेंसिंग वगैरह के ऊपर,
ये लोकल वाकयात हैं मेरे असेसमेंट के मुताबिक, और आमतौर पर यही देखा जाता है कि अगर एक दो जगह पर लोकल वाकयात हो गए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये किसी एक मुनज़्ज़म कैंपेन का हिस्सा ना बन गए लेटर ऑन या आज से कुछ अरसे बाद, उस सूरत में एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। अगर ये एक मुनज़्ज़म और हुकूमत की सरपरस्ती में, अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में कोई कैंपेन शुरू हो जाती है। राइट सर। लेकिन सर अगर ऐसा नहीं होता हाँ। तो फिर इसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होते। दो चार पिलर्स उन्होंने अगर गिरा दिए हैं रात के टाइम पर, तो ये गालिबन वहां पर अभी तक हमारी भी जो सर्वेलेंस वगैरह वो नहीं हुई होगी। सर आज डीजी साहब ने बताया कि 94% जो अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर है वो बार्बेड वायर कंप्लीट है, उसके साथ साथ 71% जो है वो ईरान बॉर्डर कंप्लीट है। कुछ दिन पहले जो स्पोक पर्सन है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का इस वक्त, उन्होंने ये बताया कि ये हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक ईरान के साथ है एंड हम ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ से निकल जाएं और वो ईरान चले जाएं। आप इस एरिया में, आप कोर कमांडर 11 पेशावर भी रहे हैं, ये कितना बॉर्डर कॉम्प्लिकेटेड है और ये ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये कॉम्प्लिकेशन क्या है सर? देखिए, ये अभी ईरान अफगानिस्तान पे ब्लेम करेगा, अफगानिस्तान ईरान पर। इन दोनों के तल्लुकात भी बड़े, जिसको कहते हैं, मशकूक रहे हैं। बज़ाहिर दुश्मनी रही है, लेकिन तालिबान की मदद करती हुई है ईरानी हुकूमत जब अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी यहाँ पर, और इस किस्म के वहाँ पर इश्यूज रहे हैं। जहाँ तक बॉर्डर का ताल्लुक है, ये वाकई कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है, लेकिन जब जो अंग्रेजी में मुहावरा है where there is a will there is a way, तो हमारा विल मौजूद है अपने जो एक एक इंच को दिफा करने की और उसको ख्याल रखने की। उसके लिए फेंसिंग, जैसे गालिबन आप कह रहे हैं, डीजी साहब ने फरमाया 94% मीन्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। कुछ जगह पर फेंसिंग हो भी नहीं, जहाँ पर ऊंचे पहाड़ है, 16,000 फुट, 12,000 फुट, जहाँ पे वैसे ही क्रॉसिंग मुश्किल होती है। लेकिन जहां तक फेंसिंग हो गई है, वो फेंसिंग को सर्वेलेंस होगी, उसके ऊपर मॉनिटरिंग होगी और गार्डेड होगी, तो वो तो एश्योर्ड है। ईरान का भी यही हो रहा है कि ईरान ने भी ये, जहां अगर आप देखें 3 मुल्कों का जहां बॉर्डर मिलता है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां पर अक्सर ये होता है कि ईरान वाले अफगान बॉर्डर से आ जाते हैं, अफगान वाले जो ईरान बॉर्डर से आते जाते हैं, उसको भी सील किया जा रहा है। अब ईरान और अफगानिस्तान के आपस के मामलात हैं, उसमें मेरा राय ये है कि पाकिस्तान को बाहर रखना चाहिए और रहना चाहिए पाकिस्तान को। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। दोनों मुसलमान हमसाया मुल्क हैं, वो जाने और उनका काम जाने। जब तक हमारी जो सोवरेनिटी है या हमारी जो आज़ादी है उसके ऊपर कोई उसका असर ना हो। और अफगान बॉर्डर और ईरान बॉर्डर को फेंस करना एक निहायती दानिशमंदाना वो था, और उससे मेरे ख्याल में बहुत फर्क पड़ा है पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, और मजीद फर्क पड़ेगा जब वो फेंस कंप्लीट हो जाएगी। राइट। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा, उन्होंने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान की ये पहली डिमांड है कि आप टीटीपी को कन्विंस करें कि वो जाएं अपने इलाकों में वापस और पाकिस्तान के साथ वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना लें। उन्होंने ये फरमाया कि हम इस चीज़ के कैपेबल ही नहीं है, हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि हम टीटीपी को इस चीज़ पे फोर्स करें कि वो जाके पाकिस्तान को अपने हैंडओवर करें, और अगर हम इनके साथ करेंगे तो अलकायदा हमारे साथ करना शुरू करेगा। तो लेट पाकिस्तान अलाउ टू डू इट व्हाट एवर दे वांट टू डू। आज DGISPR साहब ने भी कहा है कि हम खुद एक्शन लेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जो अफगान इस वक्त गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के कैपेबल ही नहीं है कि वो टीटीपी को कंट्रोल कर सकें, या वो उनके पास बैठे हुए हैं कुन्नड़ में, वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ये तो एक जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल गैर संजीदा किस्म का बयान है मेरे ख्याल में। आप एक तरफ क्लेम कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान की लीगल हुकूमत है, आपने पूरे मुल्क के ऊपर अपना हुक्मरानी कायम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चंद 100 या 1-2 हज़ार टीटीपी के लोग जो कुन्नड़ में बैठे हुए हैं, विच इज पब्लिक नॉलेज, और वो आई एम श्योर अगर हमसे मांगे तो हम उनको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी दे सकते हैं। अगर वो उनको हैंडल नहीं कर सकते
तो फिर मेरे ख्याल में उनको अफगानिस्तान को वापस अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी कह रहा था हम टीटीपी को नहीं छेड़ सकते, और ये भी, तो फिर फर्क तो कोई ना पड़ा। अब जहां तक अलकायदा का ताल्लुक है, अलकायदा अगर इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है तो ये तालिबान का हेडेक है और वो उनको सॉर्ट आउट करें। अलकायदा नहीं चाहेगी कि टीटीपी पाकिस्तान में आके गड़बड़ करे, और अलकायदा के अपने मकासद हैं और अपने उनके उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसलिए ये अलकायदा को कहना, थोड़ी देर में कहेंगे जी आईएस हमारी बात नहीं मान रहा, तो फिर भाई आप लोग हुकूमत में किस लिए आए हैं अगर आपकी इतनी भी रिट नहीं है अपने मुल्क के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये तो एक बिल्कुल ही गैर मुनासिब, गैर संजीदा बयान था उनका, और या उस बयान को ठीक तरह से पेश नहीं किया गया। लेकिन अगर वो अपने मुल्क से रोक नहीं सकते टीटीपी की जो एक्टिविटीज हैं, तो मेरे ख्याल में हमें अपना हक रखना चाहिए कि फिर हम वहां जाकर उनका बंदोबस्त करें, और जो हम कैपेबिलिटी रखते हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बैरिस्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त सारे सरकमस्टेंसेस में जो हमारी इकानमी है वो जो है वो ठीक हो नहीं पाए। IMF के शराइत के ऊपर हम उसको चीज़ों को महंगा करते जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट सीरियस है कि इस आम आदमी के लिए, आवाम के लिए भी कोई खुशखबरी लाए? ज़ीरो, कोई आपकी खुशखबरी नहीं है। आपका पेट्रोल कहाँ है, चीनी कहाँ है, आटा कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं आपके पास। गैस नहीं है, गैस आपको इम्पोर्ट थोड़ी करनी है। यू डोंट हैव गैस। लोग सर्दी में नहा नहीं पा रहे हैं। मुल्क सख्त प्रॉब्लम में है। अब जो वादे थे ना, वो वादा ही क्या जो निभा हो गया, वफा हो गया। वादे, कोई वादा भी चला नहीं, साबित नहीं हुआ कि ये वादा आप पूरा कर रहे हैं। सर वो लोग कहाँ हैं जो कंटेनर की छत पे खड़े होके बिजली का बिल जलाया था? अब आपको बिजली का प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्दी में बिजली नहीं है तो वेयर इज़ द कंट्री गोइंग? और रहा वो आपकी इकोनॉमी अभी वर्स होगी। क्यों? आपने मिनी बजट में हाथ डाला है। ये कोई अंडरलाइन चीज़ नहीं समझ रहा। वो ये है कि यू सी, एक तो इट वाज अपोज्ड, राइट, नंबर 1, वेहेमेंटली अपोज्ड। नंबर 2, मिनी बजट का मतलब ये है कि आप IMF को खुश कर रहे हैं। क्यों? आपको अभी $6 बिलियन आपके फंसे रहे हैं, वो आपको IMF से लेने हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद 12 जनवरी को आपने उनसे $1 ट्रिलियन लेने का वादा, यानी कि नेगोशिएट करने का वादा है। मान जाएगा वो, क्योंकि उनको तो बाद में सूद चाहिए ना। तो वी विल बी इन फर्दर प्रॉब्लम, फर्दर डेट। अब ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुश्किल टू प्रिडिक्ट। हर कोई ये चक्कर में बैठा हुआ है कि जी नेक्स्ट टर्म में भी आ जाएं। आई डोंट नो सर, हमने पहले भी वोट दिया है, फिर वोट दे देंगे। नहीं तो सर, सोच ही नहीं रहे ना। एक साहब थे, वो कहते थे कि अगर IMF के जाएंगे तो खुदकुशी करेंगे। वो कौन थे? IMF की मतलब इफ यू गो टू द IMF, हाँ सर, आपके सामने वो लोग, सर यही वादा था ना कि हम IMF से कभी लोन नहीं लेंगे। आपने मेरे ख्याल से 2 या 3 दफ़ा, 4 दफ़ा तो आपने IMF से लोन, आई थिंक 2 या 3 दफ़ा IMF से पैसे लिए हैं ना। उस वक्त गैरत शर्म कहाँ थी सर? सही बात। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ये फरमाएं कि आज जो DG ISPR साहब ने प्रेस स्पीच दी, आप क्या समझते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब इसकी जो क्रक्स हैं वो क्या है? सर मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें जो है वो आज DG ISPR जो प्रेस, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस एज़ यूजुअल उस डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा होती है, तो वो एक ट्रेडिशन कंटिन्यू हुआ। और 3 चीज़ें मैं समझता हूँ जो मैंने देखा और मैंने एज्यूम किया और मैंने सेंस किया, उससे मैं 3 चीज़ें मैंने डिड्यूस की। नंबर 1 तो ये है कि वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटेंगल हमें इस वक्त ना करें। जो कोई डील, शील, पील, व्हाट्सोएवर यू कॉल इट, वी आर नॉट बिहाइंड इट।
and we stand behind whoever the democratically elected government is very clearly without naming a party. किसी पार्टी को उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि ये सिर्फ assumptions हैं, क्या सर आई हैं, कोई करना है और बेसलेस हैं, कोई करना चाहता है तो करे मगर इसको डिस्करेज करें। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच इस मुल्क के अंदर आपको पता है, कोई बंदा स्क्रीन पे टीवी की आके कुछ भी कह सकता है, वो इजाज़त है और वो पॉलिटिकल लीडर्स कहते भी रहते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो हमारे इदारे हैं इनको, ये हमारे इदारे हैं, ये अफ़गानिस्तान के इदारे नहीं हैं, ईरान के इदारे नहीं हैं, हमने इनकी सैंक्टिटी को रखना है। डैट वाज नंबर 1। नंबर 2 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब ये आई है कि कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है। 3 और कश्मीरी शहीद इंडिया ने कर दिए हैं, कंसिस्टेंटली कर रहा है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिलक्टेंस कर रहा है, इम्प्यूटनी के साथ कर रहा है। एक वक्त आ जाना चाहिए डेट वी हैव टू वेक अप। DGISPR ने उसके ऊपर बात की, वो बड़ी हौसला अफजाई वाली बात है, मगर द फेडरल गवर्नमेंट इज़ कम्प्लीटली क्वाइट ऑन इट। कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हम उसको सही से एड्रेस नहीं कर पा रहे, और ये हम कई दफ़ा बैठ के आपस में कर चुके हैं। मे बी द फॉरेन मिनिस्ट्री इज़ नॉट प्लेइंग द रोल अदर देन कि वो एक फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन आके घिसी पिटी बातें वो करके चला जाता है। वो अपना टैक्स भी आजकल, तो मुझे देख के भी बड़ा दुख होता है कि वो अपना टैक्स भी आजकल तब्दील नहीं कर रहे, जो बड़ा ज़रूरी है। नंबर 3 सर जो मैं समझता हूँ इस पे एक मैं सवाल रख रहा हूँ डी साहब की, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने शुरुआत यहाँ से की कि 5 जनवरी आज है और 1949 में जो UN रेजोल्यूशन थी जिसके तहत उनको हक़ खुद इरादा देना था वो अभी तक प्लेबसाइड नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ जुल्म हो रहा है। तो अगर हम देखें तो अब तो 370 और 135A ख़त्म कर दिया, तो अभी भी वो जो रेजोल्यूशन है UN की वो वैलिड है? नहीं सर, वो अब देखें, मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि DGISPR बहुत मोतबर है, लेकिन वो जो 1949 की रेजोल्यूशन है उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की कई रेजोल्यूशंस और आ चुकी हैं। वो रेजोल्यूशन ट्रम्प हो चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद सिचुएशन बड़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। हाँ, बेसिक प्रिंसिपल वही है कि जो हमारा 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ था, हम अपनी पोजीशन पे खड़े हैं कि वही स्टेटस कश्मीर का रहेगा, वही पॉपुलेशन रहेगी, कोई सेटलमेंट नहीं होगी, उसी के अंदर एक रेफरेंडम होगा या प्लेबसाइट होगा, जो भी आप उसको नाम दें, और जो कश्मीर के लोग फैसला करेंगे उनको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इंडिया उनके पास ऑप्शन होगा, पाकिस्तान उनके पास ऑप्शन होगा। जिस फेडरेशन का वो हिस्सा बनना चाहते हैं वो उस फेडरेशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन 2019 के बाद से इंडिया जिस तरह अपने डोमिसाइल लॉज चेंज करके, और मैं बार बार इसके ऊपर मैं लिखता रहा हूँ, जिस तरह वो लोगों को अपने वहाँ पे सेटल इस वक्त करवा रहा है, ये अगले 2 या 3 साल में इस रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस के जितने रेजोल्यूशंस हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद ये डिमांड नहीं कर सकेगा कि यहाँ पे अब प्लेबसाइट कराएं। कैसे वो होगा जब एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है वो तमिलनाडु से उठ के और हरियाणा से उठ के और मध्य प्रदेश से उठ के वो वहाँ पे आके कंफर्म डोमिसाइल ले लेगी। हु विल डू द इंक्वायरी? अभी तक तो यूनाइटेड नेशंस आज तक चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकी, तो क्या उसके बाद वो किसी फैक्चुअल इंक्वायरी में पड़ेंगे कि वेदर ही इज़ अ परमानेंट सेटलर और नॉट? तो यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट नाउ। इफ़ वी डू नॉट इंगेज राइट नाउ, ये बड़ा मुसीबत हो जाएगा। और आई रिमेंबर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक दफ़ा ऐलान तो किया था कि हम ICJ में इंडिया को लेके जाएंगे, और उसके बाद लीगल एक्सपर्ट्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे याद है, एक ICJ में पाकिस्तान के जज भी रह के आए थे और वो बाद में गैम्बिया के चीफ जस्टिस भी रहे। उन्होंने भी ये बात की, मैंने भी ये बात की, बाकी भी कुछ लीगल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी बात की दैट वी शुड गो टू द ICJ। द लॉ इज़ ऑन आवर साइड राइट नाउ, स्पेशली जो 2009 में इंडिया ने जो कुछ कर दिया है, जिस तरह जिनीवा कन्वेंशंस को वायोलेट किया है, हम आज तक उसके ऊपर उस तरीके से नहीं कर सके। हमारा असल जो रहा है बीच में, वी आर फाइटिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स, the politicians are fighting amongst themselves, they do not have a national response to Kashmir. दिस इज़ वेरी सैड। आप US को देख लें कि अगर उनका कोई फॉरेन पॉलिसी एजेंडे के ऊपर उनको कोई चीज़ नज़र आती है तो सेनेट के अंदर वो बैठ के कंसेंसस बनाते हैं और सेनेट के अंदर से फिर गाइड होती है फॉरेन पॉलिसी और जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो उसको फॉलो करता है। हम कंप्लीटली उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। हम आज भी, मैं मौलाना फजलुर रहमान को देख रहा था, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि यहूदियों से पैसा ले लिया और वो अब यहाँ,
हम तो आज तक एक दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सर, next point- तीसरी चीज़ अगर मैं सिर्फ, हाँ। क्योंकि आपने जो जी, सवाल जी। पूछा था वो जी, next point पे, तीसरी जी, चीज़ साहब। ये थी अफगानिस्तान सर, जो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बात की। देखें 1997 में भी ये सिचुएशन अराइज हुई थी, दुरंत लाइन वाली। तालिबान जो हैं वो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। पाकिस्तान का केस हमेशा से रहा है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि अशरफ गनी की हुकूमत इसको बिल्कुल मानती है, क्योंकि वो थोड़े से प्रोग्रेसिव थे। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक दैट हैज डिफेक्टो बीन एन इंटरनेशनल बॉर्डर। ये दुनिया अब उस जहां में नहीं चल रही कि वो बादशाह आपस में बैठ के डिसाइड करते थे कि यार आज बाउंड्री 5 इंच आगे कर देते हैं, आज पीछे कर देते हैं। आज की दुनिया में ऐसा नहीं होता। आज की दुनिया में जो डिफेक्टो बॉर्डर्स मटेरियलाइज हो जाते हैं वही बाद में डिज्योर बॉर्डर्स बनते हैं, और ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, दुनिया इसको रिकग्नाइज करती है। टीटीपी की भी ये डिमांड रही है कि इस इलाके को आप इंटरनेशनल बॉर्डर में मटेरियलाइज ना करें, और ये बार बार तो हम चीखते हैं कि टीटीपी और तालिबान जो अफगानिस्तान है, देयर आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जिस तरह से आप चाहते हैं। जनरल साहब ने जो बात की मैं कंप्लीटली उसको सपोर्ट करता हूँ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक डॉक्ट्रिन होता है हॉट परसूट का। अमेरिका ने मैक्सिको में चेस करते हुए मैक्सिकन टेरिटरी क्रॉस कर ली थी, जाके अपने बंदे पकड़े थे और वापस ले आए थे। वो रिकग्नाइज हुआ कि हॉट परसूट की इजाज़त वहाँ पे है जहाँ एक डिफरेंट टेरिटरी से आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, और आप ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप उस हमले को रोक सकते हैं, लेकिन रोकने के बाद आप वापस आ जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे नहीं। अच्छा, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को आप मैक्सिकन और अमेरिकन बॉर्डर से मिला रहे हैं, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन थी कि मैं दीवार बनाऊंगा। सर मैं यही कह रहा हूँ कि हमें बार फौरी तौर पे 94% कंप्लीट हो गई है, कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि अगर कुनर में बैठकर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो बहुत हो गई मसलहत। नाउ इज द टाइम, स्ट्राइक देम एंड डू नॉट वायोलेट इंटरनेशनल लॉ। वहां जाके हम बैठे नहीं, उस टेरिटरी को एनेक्स नहीं करें, स्ट्राइक देम, वी आर एब्सोल्युटली कैपेबल ऑफ इट, एंड देन कम बैक। इस मेनेस को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करें। तालिबान ने हमसे ये प्रॉमिस किया था, एक दफ़ा नहीं दुनिया से प्रॉमिस किया था, अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज्ड टू अटैक एनी कंट्री व्हाटसोएवर। एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हमें ये कमिटमेंट दी थी। अगर वो अपनी कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, वी आर इन आवर राइट कि हम इस मैनेज को ख़त्म करें। इस वक्त जितने भी छोटे छोटे जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन कराची, वो वहाँ से बैठ के उसको एडमिट भी कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। और आज अगर आप देखें तो DGISPR ने भी ये बात की कि वो कोई बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं कर सके, लेकिन हमारे फौजी बार बार शहादतें दे रहे हैं। दोज आर सन ऑफ द सॉइल्स, हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन वंस एंड फॉर ऑल ये जो सोच है, मैं इसको एरोनियस समझता हूँ कि एक ऐसे ग्रुप से जो आपका आइन ना मानता हो, जो आपका इंस्टीट्यूशन ना मानता हो, और जो आपको और मेरे जैसे लोगों को मुसलमान ना मानता हो, उनके साथ बैठ के हम टेबल टॉक करें, ये नहीं हो सकता। ये पॉलिसी एरोनियस है। इंसर्जेंट्स के खिलाफ एक ही पॉलिसी होती है, और वो पॉलिसी होती है जहां स्टेट अपनी रेट को मनवाता है। अगर कभी बात करनी हो तो हमेशा तब होती है जब अदर साइड हावी होती है। सर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करें, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बैसर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये बताएं कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में OIC का कॉन्फ्रेंस भी हुआ फारूक साहब, और हमने उसको होस्ट भी किया, और एक बड़ी बात ये थी कि फॉरेन मिनिस्टर्स आए, अफ़गानिस्तान पे बात हुई, दुनिया ने आए, ऑब्ज़र्वर्स आए, कुछ बात चली। इस पूरे एपिसोड में आप सऊदी अरब का क्या रोल देख रहे हैं सर? सर पहले उसकी आपको कुछ बेनिफिट मिला? आप बताएं, हमें तो नहीं पता, कुछ भी नहीं। नो सऊदी अरब तो खैर नो के बाद ठीक है। Saudi Arabia has got its own problems. What kind of problems? You see, Saudi Arabia has now completely changed. Okay. ये problems अब बढ़ेंगे. For instance, the complete type of culture, उठना, बैठना, so on and so forth, that has that's not very good, and that's not going to be looked in any good way. It is a need of time. Sorry? It is a need of time. No, why? पहले क्या पैसा नहीं बना रहा था? पहले हर जुमले से बना रहा था, अभी आप नाइट क्लब से बना रहे हैं। Who wants that? And somebody told me that मक्का मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा जो हैं ये they are not, they cannot, nobody is going to violate them. What's the guarantee?
Could you ever think that what's happening in Saudi Arabia would have happened in Riyadh? No. पहले तो कभी नहीं होता था. अभी आप नेट पे देख लें ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो these things आप चेंज हो रहे हैं, आप करप्ट हो रहे हैं, right? And that is probably could be because of influx of so many wrong people from Dubai into Saudi Arabia. But do not forget, all the Arab states are linked with each other. अगर उन्हीं से यार बेहतर हो जाए तो बेहतर है. वो इंडिया को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो वहाँ पे मंदिर भी बनाते हैं, वो इजराइल को भी एक्सेप्ट करते हैं, यूएई वाले. यस, हर चीज़ कर रहे हैं अभी. अब क्यों कर रहे हैं? आप अपने मुल्क को बोले ना कि ऑब्जेक्शन खड़ा करें. वैसे अली तारिक साहब आप बताएं कि ये जो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो OIC है इसका क्या रोल है? मतलब OIC को अगर हम देखें तो वहाँ आके बात हुई, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा था कि इतने फॉरेन मिनिस्टर्स आए, लेकिन क्या सऊदी अरब कैपेबल है, उसकी कैपेसिटी है कि विदाउट द कंसेंसस ऑफ अमेरिका वो आए और यहाँ पार्टिसिपेट करे और कोई फैसले भी करे? सर नॉट एट ऑल. द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज राइट नाउ. और ये जो दुनिया है ये बंदूक गोली तोप इससे आगे निकल के इकोनॉमी पे चली गई है. अब जो मुकाबला है वो इकोनॉमी का है, अब जो मुकाबला है वो टेक्नोलॉजी का है. तो OIC की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान को OIC को होस्ट करना बड़ा ज़रूरी था. क्योंकि आप अपना बेडरूम तो थोड़ा सा बेशक गंदा बना लेते हैं, लेकिन आप अपने ड्राइंग रूम पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं क्योंकि ऑप्टिक्स मैटर. देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. तो ऑप्टिकली पाकिस्तान ने उसे होस्ट किया, ये एक डिप्लोमेटिक फतह थी. पाकिस्तान अलबत्ता यहाँ पे ज़रूर लूज़ हुआ कि वो कश्मीर को एजेंडे पे नहीं रख सका. 3-4 बड़े अच्छे लोगों के पास आइडियाज थे. फ़लस्तीन को रखा जी, उसको रखा. बट you could have there were 3 or 4 very good things that we could have done. There was some very good ideas. हम आज़ाद कश्मीर से पूरा पैनल लाके बिठा सकते थे जिसमें वहाँ के सदर, वहाँ के वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, उनको ला के बिठाते, स्पीकर को ला के बिठाते और लीडर ऑफ द अपोजिशन को ला के बिठाते, ताकि वो एक पैनल होता तो लोगों की नज़र पड़ती कि हाँ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है. जो इंडियन कश्मीर की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो यहाँ पे बैठी हुई है. वी फेल्ड इन दैट. अब जहाँ तक हम क्रिटिसाइज करें सऊदी अरेबिया को, MBS की पॉलिसीज़ को खास तौर पे आप कैसे देख रहे हैं? सर मैं समझता हूँ प्रोग्रेसिव हैं. इट इज़ टाइम दैट सऊदी अरेबिया शुड कम इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड. काफ़ी हो गया है जो कब तक तेल पे गुजारा करेंगे, तेल कल ख़त्म हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए. UAE की और जो कतार की रफ्तार भरी है और जिस तरह से उन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं, तो इवन दे नाउ कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट. आखिरी मिनट है सर, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? Sir, right now, if Pakistan has anything to do on Kashmir, the first thing is हर legal forum के ऊपर हमें challenge उठाना चाहिए. We have a very strong case. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, बैरिस्टर फ़ारूक ज़िया साहब, जनरल यासीन मलिक साहब. नाज़रीन जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें. खुदा हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.